ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद हिपैटोबिलियरी। ठीक है, हिपैटोबिलियरी मतलब लिवर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिरोसिस। टू अंडरस्टैंड सिरोसिस सबसे पहले हमें हिपैटिक लोब्यूल के बारे में पता होना चाहिए। क्या होगा, ये देखो सेंटर में हिपैटिक वेन है, फिर ये साइनोसाइड्स होते हैं और साइड में पोर्टल ट्रायड होता है, जिसमें क्या क्या होता है, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट। हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट। तो ये जो लोब्यूल है ना, इसे हम ऐसे 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जोन 1 सबसे बाहर, फिर 2, फिर अंदर वाला सबसे जोन 3। जो जोन 1 है बाहर वाला, उसे हम पेरी पोर्टल जोन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, इट इज़ अफेक्टेड इन वायरल हेपेटाइटिस और कोकेन। ठीक है, और फिर आता है जोन 2। जोन 2 क्या होता है, इट इज़ बिटवीन जोन 1 एंड जोन 3, और इसमें ये किस में अफेक्ट होता है, येलो फीवर में। फिर आता है जोन 3 जो कि बिल्कुल सेंटर के साथ होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्री लॉब्यूलर जोन। ये इट इज़ अफेक्टेड इन कंजेशन, हाइपोक्सिया, इंटॉक्सिकेशन, इस्कीमियाज, अल्कोहल, पीसीएम, रिफेम्पिसिन। जो ये सब चीज़ें दे देंगे, सबसे पहले अंदर वाला अफेक्ट होएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कम उसके पास ये सब है ना, पोर्टल ट्राइड से दूर है वो, तो ये जो है इसलिए सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो 1 2 3 वायरल हेपेटाइटिस, कोकेन, येलो फीवर, कंजेशन, हाइपोक्सिया, इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे अरेंजमेंट देख लो, ऐसे होते हैं हिपैटोसाइट्स दोनों साइड को। फिर उसके बाद आती है स्पेस ऑफ डिस, और सबसे अंदर होता है हमारे पास साइनोसॉइड्स। तो जो मतलब हिपैटोसाइट्स के पास स्पेस ऑफ डिस होती है, तो वो स्पेस ऑफ डिस में क्या क्या होता है, ईटो सेल्स होते हैं, जिसे हम स्टिलेट सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, विटामिन ए की स्टोरेज। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइब्रोसिस इन सिरोसिस। तो जो फाइब्रोसिस होती है वो भी ईटो सेल्स की वजह से होती है। ठीक है, और यहाँ पे अमाइलॉइड भी डिपॉजिट होता है, स्पेस ऑफ ईटो में अमाइलॉइड डिपोजिशन। फिर उसके बाद साइनोसॉइड्स है जो अंदर, उसमें क्या होते हैं, कूपर सेल्स, जो कि हमारे पास होते हैं मैक्रोफेजेस इन द लिवर, जिसे हम कूपर सेल्स बोलते हैं। फिर उसके बाद नटमैग लिवर क्या होता है, सबसे पहले याद रखना होता किस में है, नटमैग लिवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इट इज़ इन सीन इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होता है, इसमें क्या होता है, सेंट्री लॉब्यूलर कंजेशन हो जाती है विद पेरीपोर्टल स्पेयरिंग। ठीक है, कंजेशन हो जाएगी, बस जो पोर्टल है वाला एरिया है वो स्पेयर हो जाएगा। सो सेंट्री लॉब्यूलर कंजेशन विद पेरीपोर्टल स्पेयरिंग, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब सिरोसिस में होता क्या है मेनली, इसको हम 3 कैटेगरीज के अंदर इसके सिम्टम्स को मेनली डिवाइड करेंगे। एक है हाइपर ईस्ट्रोजेनिक मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, फिर है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, और ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन। हाइपर ईस्ट्रोजन क्यों होगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन को लीवर ख़राब हो गया, वो मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, तो ईस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से जो इनका। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन तो मैंने बता दिया, और उसके बाद ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बना पा रहा है अब लिवर, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रखा है। ठीक है, सो हाइपर एस्ट्रोजेनिक मैनिफेस्टेशन सीन इन क्रॉनिक लिवर डिजीज़ क्या होते हैं, स्पाइडर एंजियोमस बन जाएगा, जो कि यहाँ शोल्डर के पास बन रहा है। ठीक है, पामर रिदमा, टेस्टिकुलर एट्रोफी और गाइनेकोमेस्टिया, ये सब होता है एस्ट्रोजन की वजह से। लिवर कैन नॉट मेटाबोलाइज एस्ट्रोजन एंड रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, लीड्स टू इंक्रीज फ्री एस्ट्रोजन। फ्री एस्ट्रोजन बढ़ जाता है क्योंकि इस पर बाइंड नहीं होता। पोर्टल हाइपरटेंशन मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं कि वेरिसेस हो जाएंगी, इसोफेजियल और गैस्ट्रिक वेरिसेस हो जाएंगी। ठीक है, कैपेट मेड्यूसे हो जाएगा, डायलेटेड एब्डोमिनल वॉल वेन्स, यहाँ पे कैपेट मेड्यूसे भी हो जाएगा। ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन से क्या है, वही परप्यूरा पेटिके ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड रिड्यूस क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस। हम यहाँ पे देख लेते हैं इंटेगोमेट्री क्या होगा। एक तो मेनली जॉन्डिस है, क्योंकि लिवर कंडीशन है तो जॉन्डिस तो होएगा ही। स्पाइडर एंजियोमास हमने देख लिया, पामर एरिथमास, परप्यूरा पेटिके। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से गैस्ट्रियल और ईसोफेजिस वायरसेस हो रहे हैं, जिससे हेमेटोमेसिस में लीना हो सकता है। वैस्कुलर में कैपेट मेड्यूसे, एनोरेक्टल वायरसेस, एसाइटस हो सकता है, और ओसाइटस अगर इन्फेक्ट होगा तो एसबीपी हो सकता है। रिप्रोडक्टिव में टेस्टिकुलर एट्रोफी, गायनेकोमेस्टिया और एमेनोरिया। न्यूरोलॉजिकल में क्या हो रहा है, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो सकती है, क्योंकि अमोनिया बढ़ जाता है, क्योंकि यूरिया साइकिल काम नहीं कर रहा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डल एब्डोमिनल पेन। ठीक है, फीटर हेपेटिका। ठीक है, ये स्मेल। देन हेमाटोलॉजिकल में क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अनीमिया, कोएगुलेशन डिसऑर्डर, स्प्लीनोमेगाली। रीनल में हेपेटोरीनल सिंड्रोम। मेटाबॉलिक में हाइपर बिलिरुबिनियम, बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम हो गया। कार्डियोवैस्कुलर में कार्डियोमायोपैथी और पेरिफेरल एडीमा हो सकता है। ठीक है, तो लिवर के डिसऑर्डर में ये सब में क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं। अब सिरोसिस की 3 मेन
जो हमने पढ़नी है कॉम्प्लिकेशंस वो कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। वो क्यों हो रही है? क्योंकि अमोनिया बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज अमोनिया, क्योंकि यूरिया नहीं काम कर रहा है, ठीक है। लिवर यूरिया साइकिल कराता है, लिवर खराब हो गया तो यूरिया साइकिल नहीं होगा, अमोनिया बढ़ जाएगा। ग्लूटामीन जो है वो ब्रेन में जाके क्या हो जाएगा? न्यूरोटॉक्सिक है, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्ली सिम्टम इसका क्या होता है? सबसे पहले तो बड़ा ही सिंपल सा सिम्टम आएगा कि ऑल्टर्ड स्लीप वेक साइकिल ख़राब हो जाएगी बंदे की, ठीक है। स्पेसिफिक साइन इसका क्या? एस्ट्रेक्सिस फ्लैपिक ट्रेमर्स, जिसमें क्या होता है कि अगर हम हाथ सीधे करें तो ऐसे ऐसे वाले ट्रेमर्स होंगे, फ्लैपिंग ट्रेमर्स। देन ट्राइफेजिक वेव फॉर्म होती है EEG पर, डेल्टा वेव्स आती हैं, ठीक है, ट्राइफेजिक डेल्टा वेव्स। और इसकी स्टेजिंग का नाम क्या है? वेस्ट हेवन स्टेजिंग होती है। इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम? 2 चीज़ें याद रखनी है, रिफैक्सिमिन और लैक्टोलोज। रिफैक्सिमिन याद है? हम रिफैक्सिमिन ट्रायल दे रहे थे क्रॉनिक डायरिया में, वही है। रिफैक्सिमिन देके क्या होता है कि गट की बैक्टीरिया को ख़त्म किया जाता है, तो देर बाय रिड्यूसिंग, जब गट बैक्टीरिया ही नहीं होएगा, अमोनिया प्रोडक्शन नहीं होगी इंटेस्टाइन में, तो वो है एक तो ट्रीटमेंट। दूसरा लैक्टोलोज। लैक्टोलोज क्या करता है? लैक्टोलोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, तो एसिडिक इन्वायरमेंट होगा तो अमोनिया जो अमोनियम में कन्वर्ट होकर एक्सक्रीट हो जाएगा। टिप्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। अलग से एक पॉइंट याद रखना है, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट जो हम करते हैं टिप्स, वो इसमें नहीं करना। देन हेपेटोरीनल सिंड्रोम क्या है? क्योंकि लिवर रीनल से पहले लिवर को अफेक्ट कर रहा है, ये प्री रीनल AKI करता है, इसमें फीना लेस देन 1% होता है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस टेरलीप्रेसिन और एल्ब्यूमिन है। ये थोड़ा सा मुश्किल है याद रखना, क्योंकि बिल्कुल ही डायरेक्ट दे रखा है, कुछ इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ, बस ऐसे याद रख लो कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? टेरलीप्रेसिन और एल्ब्यूमिन। हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम में क्या होता है? ड्यू टू डायलेटेड कैपिलरीज इन द लंग्स, ब्लड पूल्ड इन द लोअर लोब्स, ठीक है, ब्लड जो है वो लोअर लोब्स में पूल हो जाएगा, वेजोडाइलेशन इन पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाती है। इसमें हिपैटोपल्मोनरी में बेसिकली क्या है कि कैपिलरीज जो है वो डायलेट होगी लोअर लोब्स की। तो अब अगर बंदा अपराइट पोजीशन में बैठेगा ना तो डिस्निया हो जाएगा, क्योंकि जब हम अपराइट बैठते हैं सारा ब्लड लोअर लोब्स में जाता है, ठीक है। इन अपराइट पोजीशन मोर ब्लड फ्लोज टू द डायलेटेड वेसल्स इन द लोअर लोब्स विच गेट शंटेड, तो वो है हिपैटोपल्मोनरी, ठीक है। ये 3 कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब बेसिक मैंने के क्वेश्चन के लिए लिखा है कि जॉन्डिस, अभी ये बेसिक्स नहीं भूलने इस सबके चक्कर में, कि क्या होता है, एक हीमोलिटिक एनीमिया होता है और एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। हीमोलिटिक जॉन्डिस में करते हैं ना हम, तो हीमोलिटिक वाले में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है और इनडायरेक्ट, ठीक है, जिसके आगे पर एफेक्स लगा हुआ है, अनकॉन्जुगेटेड और इनडायरेक्ट। ऑब्स्ट्रक्टिव में कॉन्जुगेटेड बढ़ता है और डायरेक्ट बढ़ता है, CD, ठीक है। अब इसमें क्या होगा हीमोलिटिक वाले में कि यूरिन में बिलिरुबिन जो है वो कम होगा, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल अभी बना ही नहीं होता, ठीक है। इसमें यूरिन में बिलिरुबिन ज़्यादा होगा ऑब्स्ट्रक्टिव वाले में। इस वाले में हीमोलिटिक वाले में आता है स्टर्कोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन, ठीक है, एंटर्स इंटेस्टाइन वेयर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया मेक दिस। और इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव है, वहाँ एंटर ही नहीं हुआ तो ना स्टर्को बना ना यूरो बना, ठीक है। ये अभी रिवाइज कर लेना क्वेश्चंस के लिए। देन नेक्स्ट आगे लिवर डिजीजेज हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर क्या होता है कि GGT, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज, कि इससे पता लगता है अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डिजीज़ है। इसमें AST जो है वो 400 से कम होता है, मतलब बेसिकली याद रखना है कि जो AST ELT रेशो है वो ज़्यादा हो जाती है 2 से, लेकिन अगर हम AST की वैल्यू देखें तो 400 से कम ही रहती है। इसमें मैलरी डेंक बॉडीज होती हैं ऑन हिस्टोपैथोलॉजी अलॉन्ग विद मैक्रोवेसिकुलर स्टीएस्टोसिस। मैलरी डेंक वैसे कईयों में हो सकती है, पर हाँ इसमें CK8, 18 और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हम सबसे पहले मैड्री स्कोर देखेंगे, और तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, ठीक है। इट टेल्स अबाउट सीवियरिटी एंड मोर्टेलिटी, कि कितना ज़्यादा सीवियर है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अगर तो 32 से ज़्यादा होगा स्कोर तो मतलब सीवियर है, और अब हमें स्टेरॉइड स्टार्ट करने पड़ेंगे। अब स्टेरॉइड स्टार्ट करके उसका रिस्पॉन्स भी देखना है कि हाँ प्रोग्नोसिस कैसा है, रिस्पॉन्स आ भी रहा है, तो उसके लिए हमारे पास लिली स्कोर है। एक है मैड्री स्कोर टू स्टार्ट स्टेरॉइड्स, फिर उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए लिली स्कोर। अल्कोहलिक में क्या था? GGT, AST ELT रेशियो मोर देन 2, AST लेस देन 400, मैलरी डेंक बॉडीज, मैक्रोवेसिकुलर स्टीरोसिस, मैड्री स्कोर, लिली स्कोर, ठीक है। उसको पता है कि वायरल हेपेटाइटिस, वायरल में क्या होता है उल्टा है कि ALT ज़्यादा होगा AST से, और इनकी वैल्यूज़ जो है वो 400 to 4000, मतलब वैल्यूज़ इनकी ज़्यादा होंगी, क्योंकि वायरल में वैल्यूज़ बढ़ जाती है ना, तो वो है ALT is more than AST, 400 to 4000 international unit per liter in acute viral hepatitis। इसमें पोर्टल ट्रैक्ट एक्सपेंशन एंड मैक्रो, इसमें भी मैक्रोवेसिकुलर स्टीएटोसिस है। इसमें हमें क्या दिखता है कि अगर तो हेपेटाइटिस C हुआ है
तो काउंसिलमैन बॉडीज़ दिखेंगी जो कि एपोप्टोटिक हेपेटोसाइट्स होते हैं, और अगर हेपेटाइटिस बी है तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखेगी। तो करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ हेपेटाइटिस बी क्या है, यही ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट, और इसमें स्पेशल स्टेन्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, ऑकरिन स्टेन और शिकाटा स्टेन। ठीक है, अब उसके बाद एक और है, ये हमने कर लिया अल्कोहलिक और वायरल। नेक्स्ट हमारे पास है नाश या माश। ठीक है, नाश क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसमें हम बोलते थे कि अल्कोहल से नहीं हो रहा, पर अब उनका एक बेटर टर्म बनाया उन्होंने कि हो किससे रहा है, फिर तुम बताओ कि ये माश से हो रहा है, मतलब मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस है ये भी मैक्रोवेसिकुलर हेपेटिक स्टेटोसिस है विदाउट सिग्निफिकेंट अल्कोहलिक इंटेक, पर ये किससे एसोसिएटेड है, या तो बंदे में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा, ओपेसिटी, डायबिटीज, डिस्लिपिडीमिया। ओनली एफडीए अप्रूव्ड ड्रग इसके लिए कौन सा है, रेसमेटिरोम। ठीक है, कि ये रेस्ट ऑफ द थिंग्स की वजह से हुआ है, तो रेसमेटिरोम, रेसड्रिफा। ये क्या करता है, ये थायराइड हार्मोन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, क्योंकि ये उनमें हो रहा है जिनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। ठीक है, और इसके ऑफ लेबल कॉमनली यूज ड्रग्स क्या है, एक तो हम एंटीऑक्सीडेंट देंगे जैसे कि विटामिन ई, इंसुलिन सेंसिटाइजर देंगे मेटफॉर्मिन, पायोग्लिटाजोन, GLP-1 एगोनिस्ट लीराग्लूटाइड, डुअल PPAR एगोनिस्ट देंगे सारोग्लिटाजार। इसमें क्या है, PPAR अल्फा और PPAR गामा एगोनिस्ट देते हैं। अल्फा क्या करता है, डिस्लिपिडीमिया को ठीक करता है, गामा इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है, तो ये दोनों चीज़ों को ठीक कर रहा है, सबको ठीक कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, सारोग्लिटाजार। और एक होता है पैन PPAR एगोनिस्ट, पैन से क्या रखना है, लैन, तो पैन PPAR एगोनिस्ट इज लैनीफ्रेगनोर। ठीक है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट क्या होते हैं, टू असेस हेपेटिक फाइब्रोसिस इन क्रॉनिक लिवर डिजीज। नॉन इन्वेजिव अगर टेस्ट करना है तो हम AST टू प्लेटलेट रेशियो इंडेक्स देख लेते हैं। ठीक है, AST के साथ प्लेटलेट देख लिया, फाइब्रो स्कैन कर लिया, ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी। ठीक है, एक फोन्स इंडेक्स होता है जिसमें हम देखते हैं कि भी एज, कोलेस्ट्रॉल, पेशेंट प्लेटलेट काउंट कितना है, GGT कितनी है। सीरम फाइब्रोसिस के मार्कर्स होते हैं जैसे लैमिनिन, हाइलुरोनिक एसिड। तो ये बेस जो नॉन इन्वेजिव से टेस्ट है उनकी लिस्ट है, एक बार आप देख सकते हो क्या क्या है, इंडेक्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट आगे एक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एक होता है टाइप 1 ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और एक टाइप 2 ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है कि टाइप 1 वाले में कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है हमारे पास, ऑटो एंटीबॉडीज़ होंगी दोनों में। इसमें है टाइप 1 में SMA और ANA, और टाइप 2 में L वाली है, LKM1, LC, SLA, LL वाली है। ठीक है, ये LKM1 क्यों लिखा, LKM2 किस में होती है, ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस में, यहाँ में नेक्स्ट लिखा हुआ है। LKM2 होती है ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस में, कैसे याद रखना है, ड्रग 2। ठीक है, ड्रग मांगना है, ड्रग 2। और LKM3 क्रॉनिक हेपेटाइटिस D इन्फेक्शन में। ठीक है, 3D। तो अब मैंने क्या बताया कि टाइप 1 ऑटोइम्यून SMA ANA, टाइप 2 ऑटोइम्यून LKM1 LC SLA, प्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है पोर्टल और पेरीपोर्टल एरियाज की। इंटरफेस हेपेटाइटिस होता है इसमें, मतलब कि पीस मिल नेक्रोसिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन अराउंड द पोर्टल ट्राइड। इसमें सिर्फ पोर्टल ट्राइड के आसपास इन्फ्लेमेशन हो रही है। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस एसोसिएटेड विद एम्पेरिपोलेसिस, इसमें इसका मतलब क्या है, वन लिविंग सेल पासिस इनटू अनदर लिविंग सेल और फिर भी वाइबल रहता है, मतलब दूसरे सेल को खा के भी ये जिंदा रहता है, इंटैक्ट रहता है। और किस किस कंडीशन में होता है, ये एम्पेरर भी लाइक बिहेवियर। एक तो ऑटोइम्यून में अभी मेरी मर्जी मेरे में अपना मालिक। ठीक है, दूसरा रोजल डॉर्फमैन में और CML में और अदर माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में। ठीक है, एक क्या हो गया एम्पेरिपोलेसिस, एक होता है एंटोसिस। ये क्या होता है कि सेल एंटर करता है अदर सेल में लेकिन वो डाइजेस्ट हो जाता है, ये ट्यूमर सेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, जो लीड्स टू द डेथ ऑफ इंटरनलाइज सेल, खा के मर गया। उसके बाद आगे दो कंडीशन हमारे पास, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में क्या होता है, इसमें ये देखो, ये एक तो ये याद रखना है कि PBC, ठीक है, बेसिकली ये बायोकेमिस्ट्री ऐसे हम लेते होते थे ना, वो कौन लेता है, ज़्यादातर लड़कियाँ। ये यंग फीमेल्स में होता है, बिलियरी यंग फीमेल्स में होता है विद फटीग एंड प्रोराइटस, और इसमें नेगेटिव MRCP है, कोई रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग नहीं आ रही है ऐसे, बस हाँ क्या दिखेगा हमें, अगर हम इसका हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे, ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन डिस्ट्रॉइंग दी बाइल डक्ट्स। फ्लोरिड डक्ट लीजन्स होती हैं क्योंकि फ्लोरिड फ्लावर लाइक है ना,
यंग फीमेल्स को फ्लावर पसंद आएगा। और एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी AMA एंटीबॉडी, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिनजाइटिस में क्या होगा कि स्क्लेरोजिंग है, नाम से पता लग रहा है, तो स्क्लेरोटिक बाइल डक्ट हो जाएंगे। ये प्रोग्रेसिव ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी दिखाता है। इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स, स्क्लेरोज्ड मेल्स ही होंगे, है ना। इट इज़ एसोसिएटेड विद IBD अल्सरेटिव में भी हमने पढ़ा था पियनका के साथ, 2 PSC और एक पायोडर्मा गैंग्रीनोसिस पढ़ा था ना उसको, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद PN का मैंने बोल दिया। प्री मेलिग्नेंट भी है, इट कैन कॉज कोलेंजियोकार्सिनोमा। इसका कोई इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट है नहीं ज़्यादा, सीधा इसका ट्रीटमेंट क्या है कि अब अगर ये हो गया तो लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। इसके हिस्टोपैथोलॉजी पे क्या है, अनियन स्किन अपीयरेंस, और इसमें MRCP में बीडेड अपीयरेंस दिखती है। तो क्या फ़र्क हो गया, इसमें फ्लोरिड लीजन दिख रही थी ग्रैनुलोमा, और इसमें अनियन स्किन अपीयरेंस दिख रही है। इसमें MRCP पे कुछ नहीं दिख रहा था, इसमें बीडेड अपीयरेंस दिख रही है। ठीक है, तो ये हो गए लिवर डिजीज़। अब हमारे पास है मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ 3, फिर हम वायरल हेपेटाइटिस करेंगे। मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ ईजी है, कुछ खास इसमें है नहीं। एक तो है मतलब आता सही है, वायरल बोल रहे हो, विल्सन डिजीज़, ठीक है, हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विल्सन्स डिजीज़। विल्सन्स डिजीज़ में क्या होता है, बताया कॉपर का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, तो प्रॉपर देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद कॉपर ट्रांसपोर्ट बाय द लिवर। कॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, इट कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड इनटू द बाइल। लो कॉपर होता है बाइल में और फिर वो सारा यूरिन में चल जाता है, तो एक्सेस कॉपर होता है यूरिन में। और सेरुलोप्लाज्मिन लेवल कॉपर कंटेनिंग जो एंजाइम होते हैं वो उसके लेवल जो है वो लो हो जाते हैं। तो देखो क्या क्या होगा इसमें, बिलियरी एक्सक्रीशन की वजह से कॉपर बाइल में कम होगा, और जो फ्री कॉपर जो है वो है नहीं है, फ्री कॉपर तो बहुत ज़्यादा घूम रहा है, सेरुलोप्लाज्मिन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सेरुलोप्लाज्मिन लेवल कम होंगे और यूरिन में कॉपर बढ़ जाएगा। ठीक है, फ्री कॉपर डिपॉजिट्स कहाँ होगा, अलग अलग ऑर्गन में जाकर डिपॉजिट होगा। बेजल गैंग्लिया में डिपॉजिट करेगा तो मूवमेंट डिसऑर्डर डिस्टोनिया होगा। लिवर में डिपॉजिट होगा तो सिरोसिस हो जाएगा। आई में डिपॉजिट होगा तो KF रिंग्स होंगी, केसर फिशर रिंग्स, जो कि कहाँ डिपॉजिट करती है, डेस्मेट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया में। ये नहीं भूलना, KF रिंग कहाँ बनती है, डेस्मेट मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब इसका विल्सन्स कॉपर वाला डिजीज़ आपको अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्रोमोसोम 13 पे है। वेरी नाइस। पर ये क्रोमोसोम 13 पे 2 चीज़ें होती हैं, ATP7B जीन डिफेक्ट, ATP7A जीन डिफेक्ट। ATP7B जीन डिफेक्ट होता है इसका विल्सन का, 7A होता है मैंकी किंकी डिसऑर्डर का। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या होती है इसकी, लिवर बायोप्सी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लिवर में जाके सिरोसिस करा रहा है, तो हम लिवर की बायोप्सी करके देख लेंगे और उस पर फिर हम कौन सी स्टेनिंग यूज़ करेंगे, रोडानीन और रूबियोनिक। ठीक है, रोडानीन और रूबियोनिक, उसमें लिवर का कॉपर बड़ा होगा। प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स इसका क्या है, नज़र प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स भी 13 क्रोमोसोम है, उसको नज़र ना लग जाए, तो नज़र प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर है। ठीक है, किसी की आंखें के रिंग से इनको सुंदर लग रही होंगी, ये सोच रहे हैं हमें नज़र ना लग जाए। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसका जिंक होता है, क्योंकि ब्लॉक्स इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर। और चिलेटिंग एजेंट्स हम दे सकते हैं डी पेनिसिलामीन और ट्रायंटिन। KF रिंग्स ऑल्सो सीन इन 90% ऑफ द पेशेंट्स विद न्यूरोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, एंड 50% ऑफ पेशेंट्स विद हेपेटिक फीचर्स। अगर तो न्यूरोलॉजिकल फीचर्स है तो 90% में KF रिंग बनेगी, अगर हेपेटिक फीचर्स है तो 50% में KF रिंग बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो सारे मेटाबॉलिक हम पढ़ रहे हैं ना डिजीज़, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिक हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस। हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस एब्नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन हो जाता है इन द पेरेन्काइमल ऑर्गन। हमें पता है आयरन होगा डिपॉजिट, क्योंकि जो हेप्सिडिन है जो वो डिफेक्टिव है, अब वो उसकी वजह से आयरन और बढ़ता जा रहा है, वो रोक नहीं पा रहा आयरन को। ठीक है, तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड लिवर डिजीज़ यही होती है। ये कहाँ होती है, HFE जीन ऑन क्रोमोसोम 6 पे, तो ऐसे याद रखना है हीमोक्रोमेटोसिस, तो ये HFE जीन ऑन क्रोमोसोम 6 पे होती है। इसका अर्लीस्ट मार्कर क्या है, फर्स्ट टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए कौन सा कराएंगे, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, इवन बिफोर फेरेटिन ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। प्रेजेंटिंग फीचर्स इसके क्या होंगे, लिवर में एक तो सिरोसिस हो जाएगा, स्किन की पिगमेंटेशन हो जाएगी, इंक्रीज मेलानिन प्रोडक्शन, क्योंकि आयरन जो है मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो पिगमेंटेशन हो जाएगी। पैंक्रियाज में डायबिटीज़ मेलाइटिस हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड में इसको यहाँ पे कर देती हूँ ऊपर। पैंक्रियाज में डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगा, जिसे हम ब्रोन्स डायबिटीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि
यहाँ पे साथ में वो भी है ना पिगमेंटेशन। ब्रोंज डायबिटीज़ मतलब आयरन डायबिटीज़ के साथ, ठीक है। पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, पिट्यूटरी में इनफर्टिलिटी, हार्ट में कार्डियोमायोपैथी होती है, डायलेटेड मोर देन रिस्ट्रिक्टिव। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में स्यूडो गाउट और हुक शेप मेटाकार्पल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है। हुक शेप मेटाकार्पल्स किस में होते हैं? हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस में, याद रखना है। ट्रीटमेंट क्या है? थेरापेटिक फ्लेबोटमी। फ्लेबोटमी का मतलब ब्लड निकालेंगे, ठीक है। थेरेप जितना इनको एक्स्ट्रा होगा उतना उतना निकालते रहेंगे। सेकेंडरी हीमोसिड्रोसिस क्या होता है कि अब सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस होगी, जैसे कि रिपीटेड अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट में, एमडीएस के पेशेंट में, प्लास्टिक अनीमिया के पेशेंट में, तो कई बार आयरन जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या? आयरन चिलेशन देंगे, डेफरॉक्सामीन आईवी और डेफरासिरोक्स और डेफरापिन ओरल। आईवी वाला डेफरॉक्सामीन है, याद रखना है, ठीक है। इसका मेन क्या है कि स्टेनिंग पे क्या दिखेगा? पर्ल स्प्रूशन ब्लू स्टेन होगी जो कि आयरन को स्टेन करता है, ऐसे दिखेगा, ठीक है, पर्ल स्प्रूशन ब्लू। और गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है कि भाई या तो तुम लिवर बायोप्सी करा के देख लो या एमआरआई करा के देख लो। एमआरआई पे ब्लैक लिवर दिखता है, ठीक है, लॉस ऑफ सिग्नल ऑफ एमआरआई, ब्लैक लिवर। और ये विमेन में लेट क्यों प्रेजेंट करता है? क्योंकि जो प्री मीनोपॉजल विमेन होती है ना, उनकी मीनोपॉजल ब्लड लॉस की वजह से आयरन थोड़ा थोड़ा जाता रहता है, तो उनमें इतने सिम्टम्स नहीं आते। जब एरिक प्रेगनेंसी वाला भी वो आयरन एक्यूमुलेट नहीं होना देता, तो वो डिले करता है आयरन ओवरलोड को कंपेयर्ड विद मैन, तो वो बाद में प्रेजेंट करती हैं, मैन अर्ली प्रेजेंट कर जाते हैं। नेक्स्ट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है? मिसफोल्डेड A1AT प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाता है इन द लिवर एंड द लंग्स, ठीक है, दोनों में लिवर और लंग्स में एक्यूमुलेट हो रहा है। इसका जीन क्या है? सरपीना 1 लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 14। तो अभी तक क्रोमोसोम 14 कहीं नहीं आया था, 13 आ गया था ना, तो इसलिए भी इन्होंने कहा 14 को भी ले लो, तो क्रोमोसोम 14 आ गया अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन में सरपीना जीन। 3 एलील्स होते हैं इसके, MM MZ ZZ, ठीक है। MM मतलब नॉर्मल, जेड एब नॉर्मल होता है, ठीक है, एम नॉर्मल होता है। अगर MM है तो नॉर्मल, MZ है तो हेट्रोजीनस, ZZ है तो जहर मतलब एबनॉर्मल, ठीक है। जेड एलील प्रोड्यूसेस मिसफोल्डेड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन। इसका पैथोलॉजी पे क्या दिखेगा? पास पॉजिटिव डायस्ट्रेज रेजिस्टेंट इंक्लूजन्स इन द लिवर एंड द लंग्स। ऑन इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपी हमें डेंस बॉडीज दिखती हैं, नोन एज द डेंस बॉडीज, इलेक्ट्रॉन डेंस इंक्लूजन दिखती है, डेंस बॉडीज सीन इन हेपेटोसाइट्स। लंग्स में क्या होगा? लोअर लोब में पैनएसिनार एम्फाइसीमा दिखेगा, ZZ टाइप का। तो लिवर में क्या हो रहा है? डेंस बॉडीज दिख रही हैं, लंग्स में क्या हो रहा है? पैनएसिनार एम्फाइसीमा दिख रहा है। लास्ट टॉपिक ऑफ GIT हेपेटोबिलियरी क्या है हमारे पास? वायरल हेपेटाइटिस। सबसे पहले कर लेते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। मोस्ट कॉमन अगर पूछे एडल्ट्स में तो हेपेटाइटिस ई होती है, थोड़ी अनयूजुअल बात है, मुझे अभी तो पता लगी है, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन इन एडल्ट्स इज हेपेटाइटिस ई। रूट ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस ए और ई का क्या होता है? फीकोरल रूट, हमें पता है, और BCD का बाकी होता है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल स्टिक इंजरी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन। रिस्क ऑफ क्रॉनिसिटी, ये जो ए और ई है इनमें तो होता ही नहीं है, ठीक है, नो रिस्क ऑफ 0% क्रॉनिसिटी होती है इनमें। इन बाकियों में होता है। बी में तो इतना वेरी करता है, 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन HBE एंटीजन स्टेटस। हेपेटाइटिस सी में 75 to 85% होता है। हेपेटाइटिस डी में हाई रिस्क व्हेन सुपर इन्फेक्शन अकर्स, ठीक है, हाई रिस्क होता है जब सुपर इन्फेक्शन होता है। मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी क्या होती है? अब हेपेटाइटिस सी अगर किसी पेशेंट को हो गया, हमें एक नॉन स्पेसिफिक मैनेजमेंट तो पता ही होनी चाहिए कि उसको हम क्या देंगे? इंटरफेरॉन अल्फा और रिबाविरिन, ठीक है, ये होगी इसकी नॉन स्पेसिफिक, इंटरफेरॉन अल्फा और रिबाविरिन। और उसके बाद आके जो डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स होते हैं, उसमें होते हैं एक NS5B पॉलीमरेज इनिबिटर्स, 5A रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स इनिबिटर्स, 4A प्रोटीन इनिबिटर। इतना नहीं याद करना, बस याद रखो 5B 5A और 3 या 4A प्रोटीज इनिबिटर्स, ठीक है। तो 5B में B आएगा इनके नाम में, सोलॉस बूविर, डासा बूविर, डेले बूविर, तो B आ रहा है इनके नाम में, ये 5B वाले हैं। 5A वाले में AA आएगा। एक तो वीर तो इन सब में ही आ रहा है, ठीक है, वीर इन सब में आ रहा है, तो वीर तो सब में ही है। इनमें क्या आ गया? B आ गया, इनमें A आ गया, जैसे कि वेलपाटा साविर, डकलाटा साविर, लेडीपा साविर, ठीक है। अब लास्ट है प्रोटीज इनिबिटर, इसमें तो प्रोवीर आएगा, ये वीर बड़ा ही प्रो है, ठीक है। सेमी प्रेविर है बेसिकली, प्रेविर, टेलाप्रेविर, बोसिप्रेविर, ये हो गया हेपेटाइटिस सी, इंटरफेरॉन अल्फा और रिबाविरिन।
नेक्स्ट अगर मैनेजमेंट पूछ जाए हेपेटाइटिस बी की, तो ये हम कब करेंगे? पहली बात तो हेपेटाइटिस बी को अगर तो वो होएगा कि HBV DNA 2000 से ज़्यादा है, 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज़्यादा है, ALT एलिवेटेड है, या फिर कोई एविडेंस है लिवर डिजीज़ का जैसे कि फाइब्रोसिस हो गया, सिरोसिस हो गया। तो HBV DNA मोर देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, एलिवेटेड ALT एंड एविडेंस ऑफ लिवर डिजीज़। फर्स्ट लाइन इसमें क्या होगा? टीनोफोविर और एंटिकाविर फॉर 12 वीक्स देंगे। क्या देंगे? इंपॉर्टेंट, टीनोफोविर एंटिकाविर फॉर 12 वीक्स। ऑल्टरनेट थेरेपी हम दे सकते हैं पिगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा, ठीक है, पिगाइलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा एंड टीनोफोविर और एंटिकाविर 12 वीक्स। अगर चलो वन लाइनर्स कर लेते हैं कि ओनली हेपेटाइटिस जिसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है वो बी होता है, हेपेटाइटिस बी, बाकी सब सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। हेपेटाइटिस बी की फैमिली कौन सी होती है? हिपेडनाविरिडी, ठीक है, हेपेडना वायरस। नॉन एनवेलप्ड कौन से होते हैं? वही जो बाकी दोनों से अलग, सबसे अलग चल रहे थे, ए और ई, वो नॉन एनवेलप्ड भी हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस विद वर्टिकल ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी होता है। रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कितना होता है? 90%। अगर मदर HBE पॉजिटिव है, अगर उस टाइम पे मदर पॉजिटिव है ना हाई इन्फेक्टिविटी के साथ, तो ऑब्वियसली 90% रिस्क होता है ट्रांसमिशन का। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस एसोसिएटेड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होगा? हेपेटाइटिस बी। IV ड्रग अब्यूजर्स का हेपेटाइटिस सी, चिल्ड्रन में हेपेटाइटिस ए और एडल्ट में हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई इन प्रेगनेंसी में मोर्टेलिटी होती है 20 to 25% की। अब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या देंगे? हमें पता है कि कहते हैं भी सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, हमने भी लगवाई है। उसका क्या है कि अगर तो बंदा वैक्सीनेशन उसने करा ली, वैक्सीनेटेड है, और अगर तो उसकी एंटीबॉडी टाइटर मोर देन 10 है, 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, तो फिर उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, ठीक हो, तुम्हारे में बहुत एंटीबॉडी है। अगर उसने वैक्सीन लगाई हुई है, वो काफ़ी टाइम हो गया, अब उसकी अभी प्रेजेंटली उसकी एंटीबॉडी टाइटर लेस देन 10 है, तो हम क्या करेंगे? अगर तो पेशेंट का जो इसका वो इंजरी हुई नीडल से या कुछ भी हुआ, वो तो नेगेटिव था या कोई सोर्स अननोन था, तो फिर बस उसको एक बूस्टर डोज तो देना ही है कम से कम, या फिर अपनी वैक्सीनेशन तुम कंप्लीट कर लो, जैसे भी करना है, ठीक है। अगर वो पेशेंट पॉजिटिव है तो बूस्टर डोज के साथ साथ हम एक इम्यूनोग्लोबिन भी ज़रूर देंगे, ठीक है। और अगर बंदा वैक्सीनेटेड नहीं है तो फिर तो दोनों ही चीज़ें देनी पड़ेंगी, एक तो उसे 7 दिन के अंदर वैक्सीनेट कराओ और दूसरा इसको इम्यूनोग्लोबिन दो, ठीक है, 0.06 ml/kg जो भी है। अब बोथ होएगा। अब आइडियल टाइटर जो है anti-HBs का हमें चाहिए मोर देन 10, है ना। हम तभी देख रहे थे कि एंटीबॉडी 10 है या नहीं है। पर अगर कोई नॉन रिस्पॉन्डर है, मतलब उसने 2 बार वैक्सीनेशन लगा ली, कंप्लीट वैक्सीनेशन सीरीज कर ली, पर अभी भी उसका anti-HBs लेस देन 10 आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? नॉन रिस्पॉन्डर्स का हम उन्हें बोलेंगे कि ये नॉन रिस्पॉन्डर्स हैं, अब हम इनके वैक्सीन और नहीं देंगे, अब हम देंगे इन्हें इम्यूनोग्लोबिन के 2 डोजेज 4 वीक्स अपार्ट, ठीक है। वैक्सीन देना बंद, अब हम सीधा इम्यूनोग्लोबिन दे रहे हैं इसको 4 वीक्स अपार्ट। अब देखो 2 तरह के हेपेटाइटिस है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में क्या होता है? ABC, एक तो वो एक्यूट है, बी से क्या हो जाएगा? उसके अंदर बेलूनिंग डिजनरेशन दिखेगी, ठीक है, जैसे कि इसमें दिख रही है बेलूनिंग हेपेटोसाइट्स, सेल एनलार्ज हो गया और रेटिकुलेटेड साइटोप्लाज्म में बेलूनिंग डिजनरेशन। और सी से क्या है? अगर हेपेटाइटिस सी होता है एक्यूट वाला, तो उसमें काउंसलमैन बॉडीज दिखती हैं जो कि सिंगल एपोप्टोटिक सेल्स हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में क्या होगा? ब्रिजिंग नेक्रोसिस एंड फाइब्रोसिस होगा। इंटरफेस हेपेटाइटिस, इंटरफेस हमने और कहाँ पढ़ा था? ऑटोइम्यून में। ब्रिजिंग हो जाएगी, नेक्रोसिस और फाइब्रोसिस हो जाएगा। अगर हेपेटाइटिस बी है तो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी दिखेगी। अगर हेपेटाइटिस सी है तो अब काउंसलमैन नहीं बोलना, काउंसलमैन एक्यूट में होता है, इसमें लिम्फॉइड एग्रीगेट्स दिखेंगे, ठीक है, ग्राउंड ग्लास और लिम्फॉइड एग्रीगेट्स। नेक्स्ट वायरल हेपेटाइटिस में जो सीरोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं हेपेटाइटिस बी के, वो हमें पता है, एक होता है HBs एंटीजन जो फर्स्ट डिटेक्टेबल मार्कर होता है, जो जिसे हम ऑस्ट्रेलियल एंटीजन भी बोलते हैं। देखो फर्स्ट ये मार्कर है, HBs एंटीजन शुरू हुआ, जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से anti-HBs भी शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है HBE एंटीजन जो कि इन्फेक्टिविटी को बताता है, हाई इन्फेक्टिविटी और वायरल रेप्लिकेशन को बताता है। तो नेक्स्ट है anti-HBE, अगर ये हाई इन्फेक्टिविटी बता रहा है तो anti-HBE क्या बताएगा कि लो वेरुलेंस है। anti-HBCS मैंने बता दिया था कि ये जब खत्म होता है, यहाँ से शुरू होता है, ये मार्कर होता है रिकवरी या इम्यूनिटी। देन HBC जो है वो कल्ला नहीं होता, उसकी सिर्फ एंटीबॉडी होती है, क्योंकि C कोर में है तो वो ऐसे नहीं दिखता। तो anti-HBC होता है एक IgM और IgG, IgM वाला एक्यूट इन्फेक्शन, IgG वाला पास्ट इन्फेक्शन। ये हो गया टोटल anti-HBC, और anti-HBC IgM का मतलब पता लग रहा है ये एक्यूट है। हेपेटाइटिस सी के सीरोलॉजिकल मार्कर्स क्या होते हैं? anti-HCV,
वो पता नहीं लग, उससे नहीं हम बता सकते कि एक्टिव है कि रिकवर्ड है। पर अगर HCV RNA प्रेजेंट होगा तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये एक्टिव है। हेपेटाइटिस डी का क्या है कि अगर तो इसके साथ एंटी HDV के साथ एक्यूट हेप बी भी हो तो मतलब कोई इन्फेक्शन है, अगर इसके साथ क्रॉनिक हेप बी है तो मतलब सुपर इन्फेक्शन है। हाई रिस्क ऑफ सिरोसिस होता है सुपर इन्फेक्शन में, ठीक है, सुपर इन्फेक्शन सिरोसिस। अब अगर मतलब अगर HBS एंटीजन हमने देखा, ठीक है, वो नहीं है, HBS एंटीजन ही नहीं है, और हमने देखा कि HBS की एंटीबॉडी है, तो क्या पता लगेगा कि इफ़ देर इज़ नो एंटी HBC तो मतलब कि वैक्सीनेटेड है, ना IgG है ना IgM है, वैक्सीनेटेड है। अगर IgG है तो मतलब रिकवर्ड है, ये नहीं है, ठीक है, मतलब अभी प्रेजेंट इन्फेक्शन तो नहीं है HBS की। एंटी HBS भी नहीं, HBS एंटीजन भी नहीं है और एंटी HBS भी नहीं है, तो इससे क्या पता लगेगा कि अगर IgM फिर भी है तो मतलब अभी बंदा विंडो पीरियड में है, अभी उसको इन्फेक्शन होने वाली है। और अगर IgG है तो मतलब रिमोट बहुत ही पहले इन्फेक्शन थी, अब एसिड का तो वजूद बचा ही नहीं उसके अंदर। तो अभी हमारे पास कई कंडीशंस होगी। एंटी HBS इन्फेक्शन बताता है, HBS एंटीजन इन्फेक्शन बताता है, एंटी HBS रिकवरी या वैक्सीनेशन बताते हैं, एंटी HBC एक्यूट या क्रॉनिक क्या है वो बताते हैं, टाइप पे डिपेंड करता है, HBE एंटीजन इन्फेक्शन बताता है, एंटी HBE बताता है कि इन्फेक्टिविटी कम है, और DC ये सब बताएंगे। HCV RNA किस में पॉजिटिव होगा हमें पता है, हेपेटाइटिस C में। ये देखो हेपेटाइटिस C में दोनों में एंटी HCV तो दोनों में है, पर अगर HCV RNA पॉजिटिव है मतलब वो एक्टिव है, ठीक है। तो ये दोनों तो कर लिए हमने। HDV किस में होगा, ऑब्वियसली हेपेटाइटिस D में। अब हेपेटाइटिस D में अगर साथ में IgM है तो मतलब अभी साथ साथ ही हुई है, को इन्फेक्शन है। अगर IgG है इस वाले की, हेपेटाइटिस B की, ये तो पॉजिटिव है ही, ये है अगर साथ में SS तो है ही है दोनों, तो मतलब ये सुपर इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों भी हमें अलग से पता लग गई। उसके बाद एंटी HEV जो है वो तो चलो कुछ खास नहीं है। अब हम देखते हैं एक सिंपल एक्यूट हेप बी में और क्रॉनिक हेप बी में क्या होता है। एक्यूट वाले ये तो होएगा ही HBS एंटीजन, ठीक है, जो HBC एंटीजन दोनों में है। एंटी HBC में अगर IgM है मतलब एक्यूट है, IgG है मतलब क्रॉनिक है, और HBE एंटीजन दोनों में है मतलब इन्फेक्टिविटी दोनों में ज़्यादा है, ठीक है। ये दोनों भी हो गए अब हमारे पास। नेक्स्ट अब हमने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर पढ़ने हैं, ये और ये, दैट इज़ इनएक्टिव कैरियर और प्री कोर म्यूटेंट। प्री कोर म्यूटेंट क्या होता है, प्री कोर म्यूटेंट हेपेटाइटिस बी होता है जिसमें म्यूटेशन हो जाती है प्री कोर रीजन में, जो कि HBE एंटीजन नहीं बनने देती, ठीक है। तो HBS तो पॉजिटिव होगा, HBE नेगेटिव होगा, बट HBV DNA हाई होगा। इससे हमें पता लगता है कि हाँ वायरल एक्टिव रेप्लिकेशन कर रहा है। लेकिन जो इनएक्टिव कैरियर है उसमें और इसमें क्या फ़र्क होएगा कि इसमें HBV DNA 2000 से कम होगा, ठीक है। तो इनमें ये सब वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी कि HBS पॉजिटिव है, IgG इसमें एंटी HBC में है, ठीक है, दोनों में HBE नेगेटिव है दोनों में, ठीक है, और एंटी HBE पॉजिटिव है, E का एंटीजन नहीं आ पा रहा पर दोनों में एंटीबॉडी है। तो हम देखेंगे अगर तो ALT नॉर्मल है और HBV DNA कम है तो इनएक्टिव कैरियर है, अगर ALT रेज और HBV DNA ज़्यादा है तो प्रीकोर म्यूटेंट है। बाकी ये दोनों हमने कर लिया था। विंडो पीरियड क्या होता है ऐसे याद रखना है, MW, ठीक है। विंडो पीरियड में क्या होगा, IgM, बस ये हो सकता है पर ये नहीं होगा, ठीक है। रिकवर्ड में क्या होगा, IgG। रिमोट इन्फेक्शन में क्या होगा कि बहुत ही पहले हुई थी, अब एंटी HBE भी नहीं, मतलब ये भी नहीं है, एंटी HBS भी नहीं है, बहुत ही पहले हुई थी, बस यही बचा एक वजूद थोड़ा बहुत। वैक्सीनेटेड में क्या होता है इंपॉर्टेंट, एंटी HBS होता है सिर्फ, बस वैक्सीनेटेड में, ठीक है। थोड़ा सा ये वाली चीज़ों को समझ लेना जो हमने बाद में की, दैट वाज ऑल अबाउट वायरल हेपेटाइटिस एंड हेपेटोबिलियरी सिस्टम।